प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। विनर बैच का यह पहला वीडियो है और इसका पीडीएफ भी आपको सेंड किया जाएगा। तो आज पहले वीडियो में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत छोटा सा पीडीएफ है और इसे हम पढ़ेंगे, लगभग 20 से 22 मिनट की क्लास है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूरी क्लास को आप कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। चीज़ें सुनने से ज़्यादा याद होती हैं तुलना में पढ़ने के। तो ये चीज़ें आप याद रखें कि चीज़ें सुनने से ज़्यादा याद होती हैं तुलना में पढ़ने के। और मैंने एक बात बार बार कही कि यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप वह भी सोच सकते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं है। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ, व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और हमारे साथ अपने टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी की तैयारी करिए। क्लासेस पूर्णतया फ्री हैं आपकी, और जो बैच पेड बैच है जहां पे आपको नोट्स मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी हम आपको अभी कुछ समय बाद प्रोवाइड कराएंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक हमारी है सेल बायोलॉजी, यानी सेल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि सेल बायोलॉजी का एक पार्ट आपके जूलॉजी वाले पोर्शन में दिया गया है और एक पार्ट आपके बॉटनी वाले पोर्शन में दिया गया है। आपने देखा होगा सिलेबस, हमने सिलेबस जो लोग हमारे साथ सब्सक्राइबर पहले से हैं हमने सबको सेंड कर दिया है। जिनको सिलेबस चाहिए वो हमारे साथ जुड़ें और सिलेबस को प्राप्त करें। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है 8004109989। जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, डीएनए, आरएनए, इस सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। जीन, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमको पढ़ना है। हम एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, बॉटनी वाला भी सेल कवर करेंगे और जूलॉजी वाला भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप भी बोर हो रहे होंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप हुआ क्या कि जब 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। रॉबर्ट हुक ने जब सेल की खोज कर दी, सेल की खोज उसने डेड वुड में की थी, तो रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक में पब्लिश कराया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में जब ये डिस्कवरी पब्लिश होती है, लंदन से पब्लिश होती है, तो उसके बाद क्या होता कि एक नई रिवोल्यूशन आ गई। और ये रिवोल्यूशन क्या हुआ कि बायोलॉजिकल साइंस में एक बेटर वर्जन की तरफ लेके गई। जब ऐसा हुआ तो सेल के बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी हाइपोथेसिस चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। हमको सब पे चर्चा नहीं करनी। सेल के बिहाफ पे हम ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते थे। यानी जिन ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है, जिन थिंग्स में सेल पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उन सभी ऑब्जेक्ट को जिनमें सेल नहीं पाई जाती थी, यानी नॉन सेलुलर थे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहना शुरू कर दिए। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में आ गया वायरस। वायरस में सेल नहीं पाई जाती, बल्कि वहाँ पे सेल के स्थान पे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। सेल में सेल्फ रिप्लिकेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। इसके बिहाफ पे वायरस में सेल्फ रिप्लिकेशन की क्या पाई जाती है, कैपेबिलिटी पाई जाती है, जिसके बिहाफ पे हमने वायरस को कभी लिविंग माना, चूँकि लिविंग बॉडी में जाने के बाद वो लिविंग जैसा नेचर रखता है। लेकिन जैसे ही वायरस लिविंग बॉडी से आउटसाइड होता है, बाहर होता है, वह नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है। हम लोग वायरस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आज इतना ही। उसके बाद स्टेनले ने वायरस का क्रिस्टल प्रिपेयर किया, और जब वायरस का क्रिस्टल बन गया तो वायरस नॉन लिविंग भी हो गया और लिविंग भी हो गया। इसीलिए हम कहते हैं वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। हमारे सिलेबस में वायरस को भी पढ़ना है, वायराइट पढ़ना है, प्रियान पढ़ना है, लाइकेन पढ़ना है, सबको पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारे यहाँ तक आपने वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और ये किसके बिहाफ पे है, प्रेजेंस ऑफ सेल एंड एब्सेंस ऑफ सेल के बिहाफ पे। क्लियर हुआ। अब नंबर 2 पे आते हैं। जब ऑर्गेनिज्म में सेल देखी गई तो ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ कि सेल 2 प्रकार की थी, एक प्रोकैरियोटिक हो गई और एक यूकैरियोटिक हो गई।
आर्यच हुटेकर जो कि 1969 में इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। उसके पहले लिनियस के द्वारा जो है 18th सेंचुरी में आपके 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था, लेकिन 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन नॉन एक्सेप्टेबल होने के कारण 1969 में जो है एक नया सिस्टम दिया गया जिसका नाम था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में ये बताया गया कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत यानी किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, यानी प्रोकैरियोट सेल किस में चलेगी, किंगडम मोनेरा में, और किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर आ गए। सेल अगर पूरी लाइफ ओनली वन है, यानी सेल में मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी तो है लेकिन वो ग्रुपिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, वह अपने ग्रुप नहीं बना पा रहा है या मल्टी सेलुलर नहीं हो पा रहा है, टिश्यू ग्रेड में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, दे कैन नॉट कन्वर्टेड टू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, देन सेल इज आल्सो नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी उन सेल को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे, बट इट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। where that they in this type of cell that have capability to multiply themselves and they are provide to multicellular tissue grade, organ grade and organ system grade, then it a multicellular organism are prepared, so it is called multicellular organism। तो ये दो विभाग थे, एक था आपका जो है यूनिसेलुलर और एक था मल्टीसेलुलर। इतनी चीज़ें आपको अपने कॉन्सेप्ट में रखनी है। अब हम जिस पॉइंट पे ले चलना चाहते हैं वहाँ पे चलें। एक बात फिर से आपसे बता दें, चैनल को लाइक कर दीजिए। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ 99 रुपये से लेकर 999 तक देना है, यानी 99 से 999 आपको पेड करने हैं। 99 उन लोगों के लिए है जो किसी कारण से आर्थिक दौर से बहुत बुरी तरह से गुजर रहे हैं, यानी वो किसी तरह से पेड नहीं करने की कैपेबिलिटी में है। हमें माफ़ करिएगा, हमें टाइपिंग वाले को देने के लिए मजबूरी में हमें आपसे पैसा मांगना पड़ रहा है। हमारी सभी क्लासेस फ्री होती हैं और मिनिमम चार्ज हमने रखा है 99 आप दे सकते हैं, चूँकि हमारा बैंक चार्ज भी कट जाएगा, तो आप इतना दे सकते हैं, इतना बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और 999 जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है वो सपोर्ट कर सकते हैं किसी को, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो ठीक ठाक अब एक रिस्पेक्टेड पेड करके और बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है उस बिहार पे आप सोच करके पेड बैच से जुड़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 999 देने वाला भी 1000 गुना लाभ प्राप्त करेगा और जो 99 देगा वह भी 10,000 गुना लाभ प्राप्त अवश्य करेगा। वो आप देखेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, तब तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कितना लाभ यहाँ से प्रोवाइड हुआ था। चलिए सेल के इंट्रोडक्शन में एंट्री करते हैं और एक एक करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द वन और मोर सेल। कह रहा है कि मॉडर्न सेल थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो किसके बने हुए हैं, एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने हुए हैं। न्यू सेल आर डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जो न्यू सेल है वह कहाँ से बनती है, पहले से पाई जाने वाली न्यू सेल आर डेवलप टू द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल बाय डिवीजन। किसके द्वारा, डिवीजन के द्वारा। अब ये डिवीजन अगर प्रोकैरियोट होगा तो ए माइटोसिस होगा, यूकैरियोट होगा तो माइटोसिस या मियासिस होगी, ठीक है। तो वहाँ पे कह रहा है कि जो सेल है, नई सेल का फॉर्मेशन किसके हो रहा है, पुरानी सेल से हो रहा है, जो पहले से सेल हैं, या तो ये डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा नई सेल का निर्माण हो जाता है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो भी जीव हैं, वो एक सेल के बने होते हैं या एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं। क्लियर हो गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। द ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा है, आप जानते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम पूरा आ जाता है। और बैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा का है और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ईस्ट जो है ये फंजाई का है और ये क्या है, सभी यूनिसेलुलर हैं। यानी फंजाई को आप जब पढ़ेंगे तो फंजाई पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर, लेकिन ईस्ट फंजाई में है जो कि यूनिसेलुलर होता है। एल्गी में क्लेमाइडोमोनास है जो कि यूनिसेलुलर होता है। अमीबा जो है यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किंगडम प्रोटिस्टा के सभी जीव, चाहे जो डायनोफ्लेजिलेटा हो, पैरामीशियम हो, ल्यूकोसोलिनिया हो, सॉरी माफ़ करिएगा, जो है क्या नाम है इसका, प्लाज्मोडियम हो, ठीक है, उसके बाद लेशमानिया डोनोबानी हो, इस सभी
किस में आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। और कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, उसके बाद एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सभी किस में आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। क्लेमाइडोमोनास एल्गी में आता है। बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है और ये प्रोकैरियोटिक होता है। और ईस्ट जो है फंजाई में आता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। ये थे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल। अब आगे आ जाते हैं नंबर 2 पे। द ऑर्गेनिज्म आर कंसिस्ट मोर देन वन सेल, जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल को रखता है, मोर देन वन सेल, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन बीन है और कौन है, ट्री है, ये सभी किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। व्हाट इज ए सेल, आपको बताना है व्हाट इज सेल, क्या होती है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डिफिनीशन है, आप देखेंगे ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। और इस डिफिनीशन का क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस आल्सो परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। कह रहा है जो सिंगल सेल है उसकी वही सेल उसके लाइफ के सभी एक्टिविटी को, फंक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो हम कह सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये क्षमता पाई जाती है को स्वतः से सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आगे आ जाते हैं साइटोलॉजी क्या होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, सेल के, उसे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की कुछ हिस्ट्री है यहाँ पे दी गई है, बाकी आपको नोट्स में ढेर सारा मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पे हिस्ट्री में कुछ है। और हिस्ट्री में क्या है, द सेल इज द इंट्रोड्यूस बाय ए इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। कह रहा रॉबर्ट साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुक जो है ये कहाँ के, इंग्लिश साइंटिस्ट है, यानी लंदन के रहने वाले थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पब्लिश्ड इन द लंदन में पब्लिश हुई थी कब, 1665 में, जिसमें इन्होंने सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया था। इन्होंने सेल की ही फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन द कार्क ऑफ द डेड वार्क ऑफ द स्पेनिश ओक क्वेरकस, ठीक है। इन्होंने स्पेनिश ओक क्वेरकस में क्या किया था, पहली बार सेल को ढूंढा था। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, दोनों प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। हालांकि माइक्रोग्राफिया वाला बहुत पहले 93-94 के प्रश्न में पूछा गया है, लेकिन पूछा तो गया है, पूछा जा सकता है दोबारा भी, और ये भी आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। हुक सा ओनली द डेड वॉल ऑफ द प्लांट सेल। हुक ने क्या देखा था, चूंकि साइटोप्लाज्म में जो है नष्ट हो चुका था, प्लांट मर चुका था, तो उन्होंने सिर्फ पेरीफरी देखी थी। और पेरीफरी में बचा हुआ क्या था, सेल वॉल बची हुई थी। तो उन्होंने सिर्फ, चूंकि डिस्कवरी उन्होंने किस में किया था, प्लांट में, तो प्लांट सेल वॉल को उन्होंने देखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, देखिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य करिए। प्लेलिस्ट में विनर बैच में आपकी क्लासेस लगी रहेंगी, आप जरूर देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए और हमारे पेड बैच का हिस्सा अवश्य बने। आपके थोड़ी सी मदद से हम किसी को हेल्प कर पाएंगे और आपका नोट्स बेहतर से बेहतर बनवा पाएंगे। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक जो कि एक साइंटिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक फर्स्ट डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल सच एज ह्यूमन स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल इन 1665। यानी लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने किस में किया था, ह्यूमन स्पर्म में, बैक्टीरिया में, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, प्रोटोजोआ में। और रेड ब्लड सेल, यानी आप जानते हैं कि आरबीसी की खोज भी किसने की थी, तो आप कहेंगे एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। इन 1809 यानी 1809 ईस्वी में लैमार्क स्टेट द नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू आर नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यू। कह रहा है कि इन्होंने कहा कि, किसने, लैमार्क ने कहा कि यदि आपकी बॉडी जो है एक टिश्यू होगा, टिश्यू लिख दिया गया है, तो लैमार्क ने कहा कि कोई भी बॉडी, नो बॉडी कैन बी लाइफ, किसी भी बॉडी में जीवन नहीं हो सकता इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट आर नॉट सेलुलर, अगर उसके संगठक पार्ट यानी शरीर के बनने का हिस्सा जो है
वह सेल नहीं है तो उसमें लाइफ नहीं देखी जा सकती। आर नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यू, और ना ही उसमें सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ये बात 1809 ईस्वी में किसने कही थी? लेमार्क ने कही थी। किसने कही थी? लेमार्क ने कही थी। स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है। इन 1824 एच जे डुट्रोचेट clearly state that all organic tissue are actually globular cell of the exceeding smallness which appears to be united only by the simple adhesive pore। कह रहे हैं कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं ऑर्गेनिक टिश्यू हैं, ये सभी एक ग्लोबुलर सेल से जुड़ी होती हैं जो एडेसिव पोर के द्वारा एक दूसरे को पकड़े होते हैं। ये किसने कही थी? ड्यूट्रोचेट ने। इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी देने का प्रयास किया था, परंतु वह सेल थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी, और बाद में वह सेल थ्योरी किसने दी? किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अगला हो गया आपका, इन 1831 स्कॉच बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द आर्किड रूट सेल। आर्किड के रूट सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज कर दी? 1831 ईस्वी में किसकी खोज कर दी? न्यूक्लियस की खोज कर दी। अब न्यूक्लियस के बिहाफ पे आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस कर सकते थे। इन 1835 फ्रेंच जूलॉजिस्ट डुजार्डिन डिस्कवर्ड सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल्स इन सर्टेन प्रोटोजोआ। इन्होंने कुछ प्रोटोजोआ में सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल को देखा और ही कॉल्ड हिज मटेरियल्स इज सार्कोड, और उस मटेरियल का नाम इन्होंने क्या रख दिया? सार्कोड रख दिया। कब की घटना है? 1835 ईस्वी में ही डिस्कवर्ड। किसने? डुजार्डिन ने डिस्कवर्ड किया। किसको? एक लिविंग फ्लूइड को डिस्कवर्ड किया, और उस फ्लूइड को इन्होंने किस में रख दिया? जो है एक मटेरियल प्रोटोजोआ में देखा, और उसी का नाम इन्होंने सार्कोड रख दिया। क्या रख दिया? सार्कोड नाम से इन्हें जाना गया। इन 1838 मैथेस स्लाइडेन यानी यम स्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अलाउंस दैट ऑल प्लांट वेयर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने अलाउंस किया कि सभी प्लांट किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। इन 1839 थियोडोर स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सभी एनिमल जो हैं वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। इन 1840 जेम्स परकिंजे डिस्कवर्ड द सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल्स इन द प्लांट। जो मटेरियल उसने डुजार्डिन ने ढूंढा था, सेम मटेरियल इन्होंने भी प्लांट सेल में ढूंढा। किस में ढूंढा? प्लांट सेल में। और उन्होंने किस में ढूंढा था? प्रोटोजोआ में ढूंढा था। दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और तब से इस प्लांट के मटेरियल को क्या कहा जाता है? या सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसकी प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था? जॉन्स परकिंजे ने। और ये क्या किस में ढूंढे थे? प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में किसने ढूंढा था? डुजार्डिन ने ढूंढा था, और उसने नाम क्या रखा था? सार्कोड नाम रखा था। क्लियर हो गया? चलिए, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते रहिए। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ करके आपको परेशान कर सकता है। फिर ये विवाद चलता ही रहा कि सेल थ्योरी तो बता दी गई, सभी एनिमल सेल जो है प्लांट, सभी प्लांट सेल जो है वो सेल से बनी हुई हैं, प्लांट सभी सेल के बने हुए हैं, एनिमल सेल के बने हुए हैं। लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि पहली सेल कहाँ से आई। तो इसमें मॉडिफाइड किया गया। इन 1855 रॉबर्ट बिरचो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान एंड एक्सप्लेन इन हिज स्टेटमेंट दैट सेल डिवाइड। उन्होंने कहा कि सेल में डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, यानी फर्स्ट टाइम डिवीजन की बात किसने की? रॉबर्ट बिरचो ने। एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जो पहली कोशिका होती है यानी नई कोशिका होती है, वह पूर्व में पाई गई कोशिकाओं से ही डिवीजन से बनती है। और इसी बात को इन्होंने क्या रखा? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर हाइपोथेसिस के रूप में ओमनी सेलुलर ई सेलुलर भी कहा गया। ये छोटा सा नोट्स, छोटी सी प्रयास कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक करिएगा वीडियो को, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।